एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने कि थर्ड ईयर में रहते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप सभी लोग हमेशा कहते हो कि थर्ड ईयर बहुत मुश्किल होता है, सेमेस्टर का प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, कॉलेज की अटेंडेंस होती है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप हमेशा बताते हो। और हमेशा आप ये भी बोलते हो कि सर टाइम मेरे पास मिल नहीं पाता है और वो मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे कुछ बच्चों ने आपको गलत साबित कर दिया है। अब ये हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है एक्चुअली प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, या आप टाइम को कभी उतना निकालना ही नहीं चाहे, या आपका थोड़ा सा आपका पैशन में ही कमी थी, आपका एम इतना स्ट्रांग नहीं था कि आप उस चीज को अचीव करने के लिए उतनी फाइट कर सको। तो आप सामने एक इंस्पिरेशन की तरह आपके लिए वो प्रूफ किया गया है कि थर्ड ईयर में भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा निशांत को इतने बढ़िया रिजल्ट के लिए। इतनी मेहनत जो उन्होंने किया है वो आज जाके उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो एक हर एक स्टूडेंट का एक ख्वाब सा होता है कि काश मेरी भी रैंक 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। अंडर 100 का ख्वाब सबका रहता है। और जो ये रैंक है AIR 10 इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, इस बार पेपर बहुत टफ आया था, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने उन सब को पीछे छोड़ दिया जो 2 साल से, 1 साल से, फोर्थ ईयर के बच्चे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, सबको पीछे छोड़ते हुए ऑल इंडिया रैंक 10 अचीव किया है। तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो निशांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जेनिक की तरफ से आपको थैंक यू बहुत सर, सारी थैंक यू सो बधाइयां, मच। खुशियां। तो मैं इस सेशन थैंक यू। में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, जिस दिन गेट रिजल्ट आया था, रात के वक्त आया था, तो आप अपनी फीलिंग शेयर करिए बच्चों के साथ। आपका क्या उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड था और आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने उनको पहली बार बताया? निशांत। जी सर। सर सबसे पहले तो थैंक यू एंड ऑल्सो बाकी रैंक अचीवर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। सर एक्चुअली हम लोग का आंसर की अराउंड 745 या कुछ आया था। या तो उस वक्त से थोड़ा सा हुआ कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट था। हम्म एंड मेरा मार्क्स 72.33 आ रहा था ऑफिशियल की से भी। हम्म। तो इतना इतना तो एक्सपेक्टेड था कि मैं सोच रहा था कि टॉप 100 में तो आ जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। तो पापा मम्मी को मैं बोला, पापा मम्मी भी बोले कि ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा रिजल्ट आने का। हम्म। बट धीरे धीरे करते करते रात के 12 बजे तक, 12 बजे के बाद रिजल्ट आया था हाँ, शायद। 12 बजे के बाद आया था, यस। हाँ, तो यहाँ सब पापा मम्मी तो सब सो गए थे। हम्म लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं वेट कर रहा था कि आ ही जाएगा रिजल्ट अब। हम्म तो रिजल्ट आया और मैंने जैसे एंटर किया अपना पासवर्ड और सब, तो वहाँ पे फ्लैश हुआ AIR 10। हम्म तो पहले तो पहले तो मुझे लगा कि अभी 1 मिनट में उठूं और जाके पापा मम्मी को जगाऊं कि अभी रात में हम्म AIR 10 आया है। हम्म बट फिर थोड़ा कंट्रोल किया, हम्म और फिर सबसे पहले मैं चंदन सर को हम्म मैसेज किया हम्म कि सर ऐसा ऐसा रैंक है। हम्म अ, फिर उसके बाद से यूट्यूब पे बहुत सब लाइव और सब कुछ चल रहा था, उसमें खो गया कि देखा बिल्कुल जाए और सब भी क्या हो रहा है। और बिल्कुल वो तो बिल्कुल। मतलब अलग एक्सपीरियंस था। हम्म रात का 2 ढाई बजे तक नींद नहीं आई, हम्म देखते रहा। हम्म और फिर सुबह पापा मम्मी उठे तो हम्म। पापा मम्मी को जेनिक के चैनल के थ्रू ही पता चला ओके कि 10 रैंक आया है। ओके ओके। चंदन सर वीडियो डाल दिए थे। हाँ हाँ, डाल दिया था तो सर ने। सुबह हम्म सुबह मम्मी उठाने आई तो हम्म। बोलती हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा 10th आया है रैंक। तो मैं उठा, बिल्कुल। पहले मम्मी को प्रणाम किया, पापा हम्म को भी प्रणाम किया। हम्म और बोला कि मैं मैसेज किया था तो हम्म मुझे पता था रात में। हम्म तो फिर उसके बाद से तो सर रिलेटिव्स का कॉल आना, हम्म और हर किसी का व्हाट्सएप पे कंग्रेचुलेशन एंड ऑल। हम्म तो उसके बाद से तो पूरा दिन उसमें निकल गया एंड इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई एवर हम्म हैड। हम्म। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपके पिताजी का वहाँ पे कमेंट आया था। जो वीडियो मैंने एक वीडियो मैंने बनाया था कि मैं जब सर लोगों से बात किया, सभी लोगों से बात किया, तो मुझे सत्यम ने भी फ़ोन किया। सत्यम को आप शायद जानते होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में सत्यम सर थे जो पढ़ाते थे जी मेजरमेंट सर, जी पे। सर, जी तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, बोला कि सर कभी भी 4th रैंक, 5th रैंक, 10th रैंक थर्ड ईयर में मैंने नहीं देखा था।
तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मतलब ये लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चों ने कितना मेहनत करके और ये चीज़ अचीव किया। तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक कीर्तिमान बच्चों ने स्थापित किया है थर्ड ईयर में रहते हुए। तो आपके पिताजी को वहाँ पे एक कमेंट आया था, तो बहुत ही मतलब बहुत इमोशनल वो कमेंट था। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ निशांत के नाम से, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो ये किसी भी माँ बाप के लिए ना बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। इसी दिन के लिए वो वेट करते रहते हैं कब उसका बच्चा एक ऐसी पोजीशन पहुंच जाए कि उसके नाम से उसको इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और आप बहुत अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आप बच्चों को थोड़ा सा निशांत अपने एकेडमिक्स बारे में बताइए, क्योंकि उनको बहुत इच्छा होती है एकेडमिक्स को भी जानने की। जो टॉप किया वो कहाँ से बीटेक कर रहा था, क्या कर रहा था, और थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी आप बताइएगा कि आपकी फैमिली क्या चीज़ करती है, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा निशांत। यस सर, तो मैं बेसिकली मेरी जो स्टडिंग जो क्लासेस हुए हैं वो वेस्ट बंगाल से हुए हैं। ओके। और क्योंकि पापा का पोस्टिंग वहीं पे है, पापा सेंट्रल जीएसटी में सुपरिंटेंडेंट है। ओके। तो वहीं पे रह के क्लास 1 to 12 वहीं पे पढ़ा हूँ। ओके। एंड वहाँ पे पढ़ के सर कम्पिटिटिव एग्जाम बचपन से हम देते आए हैं। हम्म। मैं मेरा भाई बहन सब लोग जो हम्म। हैं, सो वो एक माहौल घर में हमेशा से रहा है। हम्म। और तो सर 10th में जैसे एनटीएससी क्वालिफाई किया ओके। मैंने। हम्म। फिर 11th में केवीपीआई क्वालिफाई किया। हम्म। देन 12th में बीटेक करना था, तो ऑब्वियसली आईटी के लिए तैयारी किया उसको, फिर आईटी एडवांस भी क्लियर किया। ओके। और अब अभी प्रेजेंटली आईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, थर्ड ईयर में। हम्म। तो एकेडमी मेरे पूरे परिवार का ही थोड़ा फोकस रहा है, करेक्ट। क्योंकि गांव गांव से बिलोंग कर रहे हैं और बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ, थोड़ा तो सा बिहार के अंदर हम लोग होता के है। लिए हम लोग के लिए एकेडमी और स्कोर करना, अच्छा पढ़ाई करना, ये एक बहुत बड़ा एक प्राइम फोकस रहता है। बहुत फोकस रहता है, यस। और सर, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत हम्बल था पहले। पापा मतलब पापा और मेरे चाचा जी जो हैं, हम्म। तो उन्होंने वो भी दिन देखा है कि वो खेतों में काम करते थे करेक्ट। और फिर पढ़ाई करते थे, स्कूलिंग हम्म। पूरा कर किए हम्म। वैसे ही हम्म। गांव से ही। हम्म। और वैसे में रह के भी पापा ने ऑल इंडिया रैंक 21 किया, इंस्पेक्टर बने, ज्वाइन किया। ओके। हम्म। तो उससे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलते रहता है, और उसी से हम लोग का पूरा फैमिली जो है वो मोटिवेटेड रहता है। एंड हम्म। हम पढ़ाई को लेकर थोड़ा फोकस्ड रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया निशान, जैसे कोई जमीन से जुड़ा हुआ जो फैमिली होती है, गांव की जो फैमिलीज होती हैं, जैसे मैं भी बेसिकली, मेरे भी परिवार का जो सब कुछ जो है वो गांव का ही है। खेती आज भी होती है, और खेती के थ्रू ही एक तरीके से इनकम सोर्स भी अच्छा है, खेती के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो हम लोग के अंदर भी ना वो फीलिंग कभी आई नहीं, वो शहर वाली जो होती ना, एकदम ऊपर ऊपर टाइप वाली फीलिंग। तो वो हमेशा हर एक एक रुपए की वैल्यू समझते हैं, एक एक चीज की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि वो दिन देखे हुए हैं जब वो चीजें कभी नहीं थे हमारे पास। हमारे माँ बाप ने, तो जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी पापा ने, सब ने इतनी मेहनत किया है, और पढ़ाई को लेके जब वो एंट्री करते हैं पढ़ाई वाली चीज में, तो बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। और बिहार के लोगों का मैंने देखा, अगर एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो मतलब खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आईआईटी चाहे हो फिर चाहे वो कोई भी हो, मतलब बिहारियों का मैंने देखा है कि वो नेक्स्ट लेवल बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, और गोल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली बिहार के लोगों में मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आईएएस आप ले लीजिए, आप एकेडमिक सर्विसेज में आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। और बिहार के बहुत सारे लोग बहुत कुछ एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं। आपके यहाँ से खान सर हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं जी सर। बिहार में ही। तो मुझे बहुत अच्छा जी फील सर। होता है। अब यहाँ पे जब भी कोई निशांत प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, गेट की प्रिपरेशन स्पेशली, तो आपको क्या लगता है कि गेट की प्रिपरेशन करने के लिए एक आइडियल नंबर ऑफ मंथ क्या होने चाहिए, मतलब एक ड्यूरेशन क्या होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए? कुछ लोग 2 साल लेते हैं, कुछ लोग 3 साल लेते हैं, कुछ लोग एक। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि लगभग कितने महीने रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए, अगर उसमें बहुत अच्छे से कोई एफर्ट देना चाहे तो? पूरा सिलेबस और अच्छी प्रिपरेशन के लिए कितने नंबर ऑफ मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती होगी गेट प्रिपरेशन के लिए? और आपने कितने मंथ्स यूज किए, कब से आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपने? सर, जनरली स्पीकिंग मुझे जहाँ तक लगता है, अभी फर्स्ट बार अटेम्प्ट देके जो मुझे पता चला, हम्म।
कि अराउंड 8 मंथ्स, हम्म मतलब 8 मंथ्स मैक्सिमम है, हम्म और उससे कम में किया जा सकता है। हम्म। और मैंने देखा कि सबसे जरूरी चीज है कि कंसिस्टेंट रहना होगा। करेक्ट। अगर कंसिस्टेंट रहे तो, हम्म मैंने जैसे प्रिपेयर किया है, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 5 महीने पहले मैं जानता भी नहीं था कि गेट क्या है। हम्म। और लेकिन इसलिए मैं 5 महीने नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आईटी का तैयारी जो था उस वजह से मेरा कुछ एडवांटेज हो। करेक्ट। हाँ। बट 8 मंथ्स, आई थिंक 8 मंथ्स इज मोर देन इनफ। हम्म इफ आपके पास सही गाइडेंस है, सही मोटिवेशन है, हम्म एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट, हम्म देन 8 मंथ्स इज मोर देन इनफ। हम्म एंड सर, ऐसे मेरा एज को बहुत छोटा है, हम्म। तो मैं कुछ हूँ नहीं इंस्पिरेशन या कुछ सजेशन देने वाला। नहीं, आप बट इंस्पिरेशन इज नेवर फ्रॉम द एज काउंट। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज व्हाट यू हैव डन इट, दैट इज द इंस्पिरेशन। आपने जो चीज कर दिया वो चीज, मतलब कि उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं बनता है, क्योंकि आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए। तो ऑब्वियस आपको हमारे आईआईटी ने अलाउ किया कि आप थर्ड ईयर दे सकते हो, तो यू हैव क्रैक्ड इट। तो डेफिनेटली यू आर एन इंस्पिरेशन। आपकी एज कम हो चाहे ज्यादा हो, आपकी मेहनत इंस्पिरेशन है, ना कि एज किसी के लिए इंस्पिरेशन है। तो 1 साल मेरे हिसाब से इनफ होता है प्रिपरेशन करने के लिए। 1 ईयर भी सफिशिएंट जी सर, होता है अपने आप को एक अच्छी मोर देन पोजीशन इनफ, लाने के लिए। मोर देन इनफ, ओके। तो आपने मोर देन कैसे इनफ है सर। इतनी सारी चीजों कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट, पहली चीज आप थर्ड ईयर में, ऊपर से आप आईआईटी में मैंने तो सुना कि में एक चीज ये भी चलता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, बहुत एक्सेसिव प्रेशर होता है सेमेस्टर्स का, बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं, आपने सुने होंगे ऐसे बहुत केसेस होते हैं आईआईटी जी में। सर, जी सर, तो जी सर, जी आपने सर। इन सब चीजों कैसे मैनेज किया, मतलब अपने कॉलेज को प्लस अपनी प्रिपरेशन को, ये सब कुछ कैसे आपने मैनेज किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है बच्चों के लिए जानना जी है। सर। सर, तो सबसे पहले तो इसको टैकल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तब हम्म। मुझे आइडिया था कि मुझे सेमेस्टर के साथ ही से करना है। ओके। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, हम्म। क्योंकि उसको भी इनकॉर्पोरेट करना था एंड सीपीआई को भी मेंटेन करना था। करेक्ट। तो उसके अनुसार ही मैंने सारा जो रूटीन है उसको सेटअप किया। हम्म। एंड सर, दूसरा मुझे लगता है हेल्पफुल हो गया कि क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, हम्म। तो थोड़ा वर्कलोड कम था। ओके। आईटी में हालांकि होता है कि असाइनमेंट्स एंड डेडलाइंस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। बट क्योंकि घर से ही कर रहे थे, हम्म। तो टीचर्स भी थोड़े डेडलाइंस को सपोर्टिव थे। लेके लीनियंट थे, लीनियंट थे। सपोर्टिव थे। ओके। जी सर। हम्म। और गेट के प्रिपरेशन के लिए सर सबसे हेल्पफुल मुझे लगा, जैसे कि एमआईएम में हम लोग ग्रुप में एडेड थे, करेक्ट करेक्ट। तो तो उसमें वीकली प्लान आता था कि हम्म कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए वीकली कैसा प्लान है। हम्म 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 हम्म। तो मैं एकदम उसको फॉलो करता था, स्ट्रिक्टली एकदम, गुड। क्योंकि उससे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा टाइम सुबह का, दोपहर का टाइम कॉलेज के लिए दिया गया था उसमें। करेक्ट तो करेक्ट। उसमें कॉलेज का सब काम हो जाता था। हम्म हम्म और रात पूरा, शाम के समय से रात तक पूरा टाइम बचा रहता था प्रिपरेशन के लिए। हम्म। तो वो मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। करेक्ट। एंड सर, मैं परचेज किया था कोर्स अराउंड जून के करीब। हम्म। तो मई तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि गेट क्या है, या इससे क्या होता है। हम्म तो बेसिकली मई में जब हमारा समर वेकेशन हुआ, हम्म तो घर में ही बैठे थे, तो हम्म यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें पता चला कि अच्छा गेट भी है, थर्ड ईयर भी देते हैं, हम्म अलाउ किया है। हम्म। तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट जागा, और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे। बिल्कुल। तो मैं वही जून से शुरू किया। हम्म और ऑलवेज जो डेडलाइंस एंड सेमेस्टर को लेकर प्रिपरेशन का जो टेंशन रहता है, हम्म। उसको टैकल करने का मुझे लगता है कि अपने हाथ में ही है। उसको किसी को प्रॉब्लम बता के उसको सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि सर, मुझे गेट का तैयारी करना है, तो मेरे लिए कुछ थोड़ा लीनियंट हो, या कुछ मुझे दें थोड़ा रिलैक्सेशन। नहीं, यहाँ पे बस निशांत मैंने उसको। एक चीज और भी थी, जी जैसे आप ग्रुप में रहे होगे जेनिक के पेड ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, तो आपने देखा जी होगा सर, कई बार, जी सर, मतलब कई बार मैं भी जैसे सेशन वेशन लेता था, तो कई बार मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं कहता था मैं कहाँ से पैदा कर दूं उस समय। आपकी इच्छा है कि जी आप सर, थर्ड ईयर में जबरदस्त करना भी चाहते हो, लेकिन आप अपना टाइम भी नहीं डिवोट करना चाहते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दो, मेरा सेमेस्टर एग्जाम, तो मैं उनसे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता था बच्चों से, क्या तुम सेमेस्टर एग्जाम को ड्रॉप कर सकते हो?
नहीं ड्रॉप कर सकते ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों उठाना फिर कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है सर, मैं क्या करूं सर, कॉलेज वाले सेमेस्टर एग्जाम ले रहे हैं। तो मैं कहा जब तक तुम सेमेस्टर एग्जाम नहीं दोगे, गेट तुम 1 रैंक ला लो, 2 रैंक ला लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई कहीं एलिजिबल ही नहीं बनोगे तुम। तो सही है, इतनी सही है छोटी सर। सी बातें, आप भी एक ऐसी एज पे हो, आप भी मतलब एक टीनेजर पे हो, आपकी भी एज अभी कम ही है, तो ये मेच्योरिटी बच्चों में क्यों नहीं देखने को मिलती है कि वो छोटी सी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम आपकी है तो सोल्यूशन भी आप ही को देना पड़ेगा। उसके लिए मैं कैसे कोई सोल्यूशन दे सकता हूं, मुझे क्या पता कि निशांत के घर में क्या कंडीशन चल रही है, निशांत के घर में कितने लोग रहते हैं, क्या उसको स्टडी रूम मिला है कि नहीं मिला है, मुझे कैसे पता चलेगी सारी चीजें। तो ये बच्चा जब पूछता ना, यूट्यूब पे भी कई बार, जब पहले कभी आपने देखा होगा तो उसमें बच्चे ये सब पूछते रहते हैं, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं उसके लिए, प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन आपको ही फाइंड आउट करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या है। आपने ग्रुप में भी देखा होगा, रोज कोई कोई टेस्ट बोलता था, आपने टेस्ट भी देखा होगा, जब टेस्ट में कराता था एमआईएम, बाद में कहता सबको अपीयर करना, कभी कोई अपीयर नहीं करता था, बहुत कम बच्चे अपीयर करते थे और बता देते थे मेरा सेमेस्टर था सर, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा हो गया था। मैं सोचता था 900 बच्चे हैं उस ग्रुप में, 900 बच्चों में से टेस्ट दे रहे हैं केवल 50 बच्चे, मतलब 850 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ही है। सिर्फ 50 बच्चे ऐसे हैं जिसमें आप लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे के सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कोई आप संदेश देना चाहें तो बिल्कुल आप निशान दीजिए। सर संदेश तो मतलब ऑब्वियसली एज का मैं मानता हूँ कि सब मेरे से बड़े हम्म। हैं, सो बेसिकली एक मैं अपना बता सकता हूँ कि हम्म। मुझे भी पहले पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता था, हम्म। बट धीरे धीरे मैं रियलाइज किया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने लिए है वो अपने ऊपर ट्रस्ट है। जब करेक्ट। आप मतलब आप पे डाउट करने वाले बहुत मिलेंगे, हम्म। हर जगह आप पे डाउट करने वाले मिल जाएंगे। हम्म। वैसे में अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। हम्म। हम्म। तो मुझे लगता है कि मेरा भी पहले पढ़ने में जो मन नहीं लगता था वो इसलिए था कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। जिस दिन से मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया कि अगर कोई अचीव कर पा रहा है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो ये करेक्ट। जब ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड हुआ हम्म। तो उसके बाद से मेरा पढ़ने में भी मन लगने लगा। हम्म। सब उसके बाद से अच्छा होने लगा। हम्म। और जैसे जैसे सक्सेस धीरे धीरे जैसे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो उसके बाद से ये फोकस और थोड़ा स्ट्रांग होते जाता है। हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि इफ समवन वांट्स टू डू वेल, दे शुड डेफिनेटली बिलीव इन देमसेल्फ फर्स्ट। करेक्ट। यही एक सोल्यूशन हो सकता है। कोई प्रिपरेशन करता, जैसे आपने प्रिपरेशन किया तो आपने कोर्सेज जो थे वो तो ठीक है, कोर्सेज जो थे वो तो अच्छी बात है। जैसे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसकी कंसेप्ट लर्न करना कि कंसेप्ट क्या है उसके बिहाइंड, एक पर्टिकुलर चैप्टर फिर पूरे सब्जेक्ट का। देन आफ्टर होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन आफ्टर होता है सेल्फ असेसमेंट, जिसमें टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, टेस्ट सीरीज का रोल प्ले करता है। तो आपने अपने, और एक बहुत बड़ी चीज होती है रिवीजन, रिवीजन एक बहुत बड़ा उसमें सेगमेंट होता है। तो इन चार ही चीजों को आप कैसे मैनेज करते थे, किस तरीके से आपने एग्जीक्यूशन लिया, कंसेप्ट लर्निंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो आपको प्रोवाइड किया गया था, क्या आप उसके अलावा भी चीजों पे गए, क्या आप सिर्फ उसी पे स्टक किए, तो किस तरीके से आपने चीजों को हैंडल किया निशांत? तो सबसे पहले तो जब मैं स्टार्ट करने वाला था हम्म। तो मुझे ये आइडिया था कि मुझे 5 से 6 मंथ्स ही मिलेंगे एट बिल्कुल। मैक्स एग्जाम बिल्कुल। से पहले। बिल्कुल। और थर्ड ईयर में था तो मुझे थोड़ा सा मतलब उतना टेंशन नहीं था कि मुझे कुछ बहुत अच्छा ही करना है। हाँ, ये भी एक एडवांटेज रहता है थर्ड ईयर बच्चों के साथ। एडवांटेज था हम्म। सर। तो हम्म। चंदन सर का भी ग्रुप में लेते थे सेशंस, आप भी हम्म। लेते थे, तो हम्म। आप लोग कहते थे कि थर्ड ईयर में 6 सब्जेक्ट अगर अच्छे से प्रिपेयर हो जा रहा है तो हम्म। फोर्थ ईयर के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है, यस। तो जी सर, तो हम्म। मुझे आप लोग से जो मिलता था, जो भी आइडियाज मेरे पास बस वही था, मैं और किसी का कहीं नहीं सुनता था। तो हम्म। मुझे लगा कि ठीक है 6 सब्जेक्ट के ऊपर ही टारगेट करता हूँ। हम्म। और सर सबसे इम्पोर्टेंट मेरा स्ट्रेटजी था कि नोट जो बनाना होता है। हम्म। हम्म। तो फर्स्ट डे प्रिपेयर करने से पहले ही मैंने 10 सब्जेक्ट होते हैं तो 10 अलग अलग कॉपीज खरीदी, हम्म। और एक मोटी कॉपी खरीदी हम्म। जिसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम्म। और क्योंकि मुझे पता था कि टाइम का शॉर्टेज होगा तो मुझे शॉर्ट नोट्स बाद में बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। करेक्ट। हम्म।
तो मैंने वो कॉपीज खरीदी और उसके बाद से फर्स्ट हमारा चल रहा था मैथमेटिक्स, उस वक्त चल रहा था विनोद सर का मैथमेटिक्स। हम्म तो उसको मैंने प्रॉपर फॉलो करना शुरू किया और नोट्स बनाना शुरू किया। हम्म और हर चैप्टर जब खत्म होता था, मतलब एक वीक में, हम्म सैटरडे तक, हम्म तो संडे को मैं क्या करता था कि उस पूरे वीक का वो पढ़ता था, हम्म नोट्स को। हम्म और जो हमारा प्रैक्टिस बुकलेट था, हम्म, क्योंकि मैं प्राइम मेंबर भी था तो उसका हार्ड कॉपी मुझे मिला हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं प्रैक्टिस पूरा वो चैप्टर करता था। हम्म और उस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर मैं शॉर्ट नोट्स वाले कॉपी में हम्म आंख बंद, मतलब कॉपी बंद करके उसको नोट डाउन करता था पूरा, कि मुझे करेक्ट। क्या क्या रिकॉल हो रहा है। हम्म और हर चैप्टर के बाद में एक पेज छोड़ देता था कि अगर फ्यूचर में कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐड मिला कर सको आप तो उस जैसे। पेज में ऐड कर सकूं। हम्म हम्म तो सर ऐसे ही करके मैंने सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट किया। हम्म और पीवाईक्यू को मैंने यूज किया बहुत अच्छे से। हम्म मुझे लगता है कि हम्म क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं टेस्ट सीरीज उतना ना दे पाऊँ, हम्म क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। हम्म हम्म, तो मुझे लगा कि पीवाईक्यू एक बहुत स्ट्रांग एक मीडियम है करेक्ट। प्रैक्टिस करने का। हम्म तो उसे अभी यूज ना करके उसको वेस्ट ना कर दूं, हम्म इसलिए मैंने उसको रख दिया कि उसको मैं जनवरी में करूंगा। ओके। फर्स्ट टाइम ही जनवरी में करूंगा। उस वक्त जो होगा वो उस वक्त ही देखूंगा, हम्म, क्योंकि एक बार पीवाईक्यू कर लेने से मुझे लगता है कि वो याद हो जाता है बिल्कुल आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो फिर ऐसे ही करके मैं करने लगा। और मेरे 7 to 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे दिसंबर तक। हम्म बट सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मेरा पूरा बचा हुआ था। हम्म, और ये दोनों मतलब बहुत ज्यादा वेटेज वाले करेक्ट। सब्जेक्ट्स हैं। हम्म तो जनवरी में मुझे एक डिसीजन लेना था कि क्या किया जाए इसको लेके। हम्म तो क्योंकि मैं प्राइम मेंबर था तो मुझे G 2.0 का भी एक्सेस मिला हुआ था। बिल्कुल। तो सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने G 2.0 से ही कर लिया, ओके। क्योंकि उसमें बहुत प्रैक्टिस करना था और हम्म सारे सवाल कराए गए थे। हम्म तो मैंने उसको ही डायरेक्ट वहीं से कर लिया। एंड आपका पढ़ाया वो नेटवर्क थ्योरी था ही, तो एनालॉग हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स उतना टफ नहीं लगा, हम्म तब मैच कर गया। हम्म एंड सर कम्युनिकेशन मैंने पूरा छोड़ दिया, ओके। क्योंकि टाइम नहीं था। तो हाँ, मुझे लगा टाइम नहीं कि था। इसमें नया डाइव और आप करने रिस्क से भी अच्छा नहीं है कि लेना जो मैं चाह पढ़। रहे थे कि इस पे टाइम अपना बिल्कुल इन्वेस्ट सर। करो, इधर सब गड़बड़ हो जाएगा मेरा। बिल्कुल। बिल्कुल सर। हम्म तो मेरा जब 8 या 9 सब्जेक्ट हो चुका था, तो मैं सोचा इसको ही स्ट्रॉन्ग कर लूं और एक हम्म सब्जेक्ट को छोड़ दूं। हम्म। और मुझे पता था कि कम्युनिकेशन से हो सकता है हर साल 14-15 मार्क्स तो आते ही हैं। हम्म 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 तो मैं 85 मार्क्स में ही अटेम्प्ट करने को सोच के गया था। हम्म हम्म, एंड सर वही 5 मंथ्स का प्रिपरेशन। एंड मैंने एक भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गेट पेपर में। ओके। तो वो भी सर 16 मार्क्स का आया था, वो 16 मार्क्स मैंने छोड़ ही दिया। हाँ, तो वो 16 मार्क्स का अगर आप पास एडवांटेज होता तो आप आप इस वक्त कहाँ पे होते, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। सर लेकिन वो अपने हाथ में नहीं था, लेकिन नहीं, मुझे वो लगता है कि सही, मैं जो। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि आप किसी एक चीज को, ऐसी चीज टच करने के आप सोचो अगर जिससे कि आपकी और चीजें खराब हो सकती हैं, तो ये फिर जो आपके 72 इतने मार्क्स जो आए हैं इस लेवल पे, तो फिर वो भी गड़बड़ हो सकते हैं, इतना उसको आप उतना टाइम नहीं दे पाते, उतना एफर्ट नहीं दे पाते। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और उससे बहुत ज्यादा हैम्परिंग भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप अपने जितना कंप्लीट किए तो वो आपने बहुत स्ट्रांग बना रखा था अपने सब्जेक्ट को। तो वो आपको उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोगों का, यहां पे आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि आपने जैसे एक सब्जेक्ट में आपको टाइम, वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं उस सब्जेक्ट को टच करूं, और सब्जेक्ट भी थोड़ा ऐसा था कि उसको टाइम डिवोट आपको ज्यादा करना पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा नेटवर्क और सिग्नल ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, उसके लिए टाइम अच्छा खासा डिवोट करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिकल बच्चों को इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो उससे बेटर ये था जो आपने अच्छा किया, उसको अच्छा परफॉर्म किया। तो सिलेबस ही सब कुछ नहीं है कि जब तक मैं 12वीं नहीं करके जाऊंगा तब तक मैं रैंक नहीं अचीव कर सकता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच में होता है। और निशांत, मैं बता रहा हूं, जनवरी मंथ में सबसे ज्यादा बच्चा पैनिक किस चीज के लिए करता है? मेरा एक सब्जेक्ट रह गया है, मेरा 2 सब्जेक्ट रह गया है। वो ये भूल जाता है कि उसने 8 सब्जेक्ट कर रखे हो, उसको क्यों नहीं स्ट्रांग बनाने में दिमाग लगा रहा है, लेकिन इस पे ज्यादा दिमाग खर्च करता है। गेट में नया टॉपिक एक ऐड हुआ है, वो सर आपने नहीं कराया मेरे को, वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट लिखा हुआ है सर, वो कब कराओगे सर? तो मैं पूछता था, तूने टेस्ट दिया, तूने ये तैयार कर लिया? सर उससे क्या लेना देना, मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। तो मैंने कहा कि इससे तुझे मिलेगा क्या, तू जो है वो भी बर्बाद कर लेगा। तो निशांत ने बहुत बड़ा आपको बात बताया, बेटा
सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट, बट सिलेबस इतना भी इम्पॉर्टेंट मत दीजिए उसको कि आप अपनी जो बनी हुई चीजें उसको अब आप खराब कर लीजिए। और खास करके जनवरी जो मंथ होता है बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है। इस मंथ में तो नई चीजें वैसे भी टच भी नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं, कोई नई चीज पढ़िए, इवन जो आप पढ़े हो उसको और बेटर बनाने पे ज्यादा फोकस करिए। तो G2.0 जब आपने लॉग पढ़ा तो आपको क्या कुछ कमी देखने को मिली, मतलब कि हमने फुल कोर्स नहीं पढ़ा है एनलॉग का, तो G2.0 हमने पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि बहुत कम है G2.0, आपको कैसा लगा? सर मैंने फुल कोर्स तो पढ़ा नहीं है। फुल कोर्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सर 272 वीडियोस है, बहुत लंबा, हाँ बहुत बहुत लंबा है, लंबा बड़ा है। है, वो आपने छोड़ उ- रखा था। उ- उसको मैं अभी नहीं देखा हूँ, उसको अभी फिर देखूंगा हम्म। दोबारा। हम्म। लेकिन G.2.0 से मैं यही बोलूंगा कि मैंने एनालॉग का एक भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में मेरा ना गलत हुआ है ना छूटा है। क्या बात है। हम्म। तो G2.0 इतना है सफिशिएंट कि सफिशिएंट। आप गेट में सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म। फर्दर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मुझे लगता है कि चंदन सर का जो फुल कोर्स होता है उसको वो तो देखने अलग की ही लेवल जरूरत पे है, रहता है। हाँ वो तो वो बहुत इसी में चंदन सर के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब चंदन सर को मेरे बहुत पुराने मित्र हैं चंदन सर। 2010 से हम लोगों की जर्नी चल रही साथ में, और हम दोनों का जो है थोड़ा सा फैमिली रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। और हम दोनों मतलब ऐसे हैं कि मतलब मैं कुछ बोला तो मतलब उनका वो नहीं कि वो उस पर कभी NO वर्ड लेके आ जाएं, और वो कुछ मुझको बोलें और मैं उनके लिए कभी नो वर्ड लेके आ जाऊं। तो हम दोनों का थोड़ा सा बहुत पुराना रिश्ता है, 10 साल अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, 10-12 साल। तो चंदन सर को जितना मैं समझता हूं, उनसे सिंपल इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। सिंपलेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। उनसे ज़्यादा मैं एक ओपनली बता रहा हूँ इस चीज़ को, उनसे ज़्यादा मैंने नॉलेजेबल पर्सन नहीं देखा फॉर देयर सब्जेक्ट, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं। और उनसे ज़्यादा क्लैरिटी मैंने नहीं देखी अपने कंसेप्ट में, जो भी आप लोगों को डील करते हैं। और उनसे बढ़िया मैंने क्वेश्चन फ्रेमर नहीं देखा, जो फ्रेम करता है क्वेश्चंस को क्लास में या कहीं पे भी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा चंदन सर के साथ, स्पेशली क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपका बहुत ज़्यादा उनसे रिश्ता है। तो कैसा रहा आपका चंदन सर के साथ एक्सपीरियंस? यस सर। सर तो एक्चुअली ये एक्सपीरियंस शुरू होता है जब मैंने कोर्स परचेस नहीं किया था तभी से। हम्म। हम्म। अ, कि उस वक्त जब मैंने मई में डिसाइड किया कि ओके एक बार ट्राई करते हैं, हम्म। तो मैं यूट्यूब पे जितने फ्री कोर्सेज हैं उन सबको देखने लगा हम्म। कि कहाँ लिया जाए, कहाँ परचेस किया जाए। बिल्कुल। हम्म। तो मैं दो तीन जो इंडस्ट्रीज हैं उनके देखे। तो यूट्यूब पे हाँ बहुत सारे चैनल्स हैं। यूट्यूब हम्म। पे, हम्म। जी जी सर। हम्म। तो कंटेंट तो ठीक था, कंटेंट में यूट्यूब में प्रॉब्लम नहीं है किसी हम्म। का भी ज्यादा हम्म। ऐसा। हम्म। बट फिर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्रैश कोर्स था हम्म। चंदन सर का, हम्म। तो उसको मैंने देखा। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 2 या 3 वीडियोस जब देखे, हम्म। तो एक हम लोग पढ़ते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी मैच होने पे रेजोनेंस होता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। मुझे लगा कि वो मुझे लगा कि ये फ्रीक्वेंसी मैच हो गया है यहाँ पे। हम्म। और वो 3 वीडियोस देखे और उसके बाद से मैंने उसी दिन मैंने कोर्स परचेज कर लिया। ओके। एंड सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने फुल कोर्स में उनसे पढ़ा भी। एंड हम्म। मैंने उनको जुलाई में मैसेज भी किया था। हम्म। मेरा एनवीडिया में इंटर्नशिप लगा था, ओके। उस वक्त मैंने उनको थैंक यू मैसेज किया था। हम्म। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो हम्म। रियली इज अ फैंटास्टिक टीचर। एंड मैं क्योंकि बहुत पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिसर्च से रिलेटेड रहा हूँ, थोड़ा उसमें प्रिपेयर किया हूँ, तो हम्म। मुझे अच्छे से टीचर्स लोग के साथ मतलब एज अ स्टूडेंट उनके साथ रहने का मौका मिला है। बिल्कुल। तो उसमें मैं आईटी के भी इवन टीचर्स हैं, हम्म। तो उन सबको मैं देखता हूँ और चंदन सर को भी देखता हूँ। एंड चंदन सर इज सिंपली ब्रिलियंट। और हाँ सिंपली सर ब्रिलियंट। और ट्रस्ट इतना है सर चंदन सर के ऊपर कि जैसे मुझे कम्युनिकेशन टफ लगता है या फिर हम्म। एनालॉग टफ लगता है, हम्म। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा कोर्स चंदन सर पढ़ाने वाले हैं, हम्म। तो मेरा डर डायरेक्ट जीरो हो जाता है कि ठीक है ये हो गया एग्जैक्टली जब सब्जेक्ट। आप किसी टीचर को देखो, जब कोई सब्जेक्ट हो, तो आपके अंदर अगर ऐसी भावना हो ना कि चलो अब ये सब्जेक्ट है, कौन सर पढ़ा रहे हैं, ये सर पढ़ा रहे हैं, तो बस ठीक है, ओके, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जी बहुत सर। बड़ा मतलब एक फीडबैक होता है किसी भी टीचर के लिए। आपका मेन गेम चेंजर क्या प्लान रहा जिसको आपने सबसे हमेशा सबसे प्रायोरिटी पे रखा कि ये चीज मैं कभी नहीं ड्रॉप आउट करूंगा?
मेरा की पॉइंट तो था जो मैंने वो शॉर्ट नोट्स का कॉपी खरीदा था, ओके। क्योंकि उससे मुझे इतना हेल्प मिला। हम्म दिसंबर तक जब मेरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए थे तो मेरे पास साथ ही साथ पूरे शॉर्ट नोट्स थे कंप्लीट। हम्म। एंड जनवरी में जब मैं एनालॉग पढ़ने गया तो एनालॉग में G 2.0 से पढ़ रहा था। हम्म तो उस वक्त एक थोड़ा रिस्क तो था कि जनवरी चल रहा है हम्म और सब्जेक्ट है। हम्म लेकिन उसमें जब मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे तो मैं हर दिन सोने से पहले आधा एक घंटा उसको देख लेता था। हम्म हम्म हम्म। तो मुझे कभी फॉर्मूले हमेशा याद रहते थे, कभी भूलने का कोई चांस ही नहीं था। करेक्ट। और गेट क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, क्योंकि हम्म इसमें डेरिवेशन आप नहीं करेंगे ज्यादा। तो हम्म अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत टाइम वो सेव कर लेता है। हम्म। तो मेरा गेम चेंजिंग वही था। और सर, मैं अपने जिस रूम में पढ़ता था हम्म तो वहां पे मैं एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा था वॉल पे। हम्म तो अ, रात में वहीं पे रिवीजन करते वक्त हाथ में मार्कर लेके और जो भी होता था फॉर्मूले और सब वो वहीं पे मैं लिखता था, वहां पे डायग्राम बनाता था। हम्म तो उससे एक बहुत अच्छा एक फीलिंग आता है कि ठीक है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम्म और तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि मेरे जूनियर्स भी कभी कभी पूछते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि एक व्हाइट बोर्ड अगर आपके रूम में है तो हम्म। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपके पढ़ने के तरीके को या फिर आपके रिवीजन करने के तरीके को बहुत इम्पैक्ट करता है। बहुत इम्पैक्ट करता है, करेक्ट। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली, और ज्यादा महंगा नहीं होता है, एक आप व्हाइट बोर्ड पे एक एक्सपेरिमेंट आप जरूर कर सकते हैं, वो हम्म आपको जरूर हेल्प करेगा। हम्म और सर, और पीवाईक्यू को मैं पहले वेस्ट नहीं किया। हम्म मैंने पीवाईक्यू को बचा के रखा और पीवाईक्यूज को मैं सॉल्व करता था जब, तो उसके बाद से मैं उसके जो भी नए क्वेश्चंस होते थे या जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे हम्म उनको मैं फिर वो शॉर्ट नोट्स वाले कॉपी में फिर से उसको लिख लेता था। हम्म और तो वो मेरा काफी हेल्प किया। एंड इसलिए मैं शायद एग्जाम जिस दिन था उस दिन मैं थोड़ा कंपोज था, काम था, हम्म क्योंकि फॉर्मूलाज मुझे याद थे। तो वो हम्म। काफी हेल्प किया सर वैसे। ओके। तो अल्टीमेटली ये जो व्हाइट बोर्ड वाली आपने बात बताई ना, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आप कोई चीज, लेट से आपने कोई पढ़ाई कर लिया, कोई चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आपको रिकॉल करना माइंड में, तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है, आप वहां पे उसको लिख लिख के आप अपने जी अपने सर। माइंड से आप बार बार पूछ सकते हो कि इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है। तो बहुत अच्छी चीज जी आपने बताई है, ये बहुत ही कम बच्चे करते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग डेफिनेटली व्हाइट बोर्ड, बेटा मार्केट जाओगे 1-2 हज़ार रुपए के अंदर आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। छोटा बोर्ड लोगे तो वो शायद 500 रुपए का भी आ जाएगा। तो एक अपने रूम में अपने साइज के हिसाब से एक यूज़ करिए और मार्कर को थोड़ा इस्तेमाल करिए, थोड़ी हम लोग की फीलिंग लिया करो, जैसे हम लोग मार्कर से पढ़ाते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और रिकॉल करके करिएगा ना, ये नहीं कि नोट्स देख देख के तुम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो ना, रिकॉल करके माइंड से पूछिए कि क्या चीजें पढ़े, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस बार हम लोग भी निशांत कुछ इस पॉइंट पे गुरुकुल में हम लोग कर रहे हैं, उसको आपको कुछ मैं भेजूंगा, कुछ सैंपल्स भेजूंगा, आप देखना। और इस बार हम लोग शॉर्ट नोट्स का और उसका रिव्यू जरूर देना। इस बार शॉर्ट नोट्स का हम लोग थोड़ा सा अलग ही डोमेन क्रिएट किए हैं, और वो हमने उसका नाम दिया है गुरु ट्रिगर नोट्स। और वो हमने एक्चुअली माइंड मैपिंग बेस पे बनाया है कि दिमाग को कैसे आप अपने रोज प्रैक्टिस में रखोगे। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज पढ़ा फिर उसके पॉइंट हमने नोट कर लिए, फिर एक चीज पढ़ा कुछ पॉइंट हमने नोट कर लिए। हमने माइंड मैपिंग क्रिएट किया है, तो आपको मैं भेजूंगा, आप देखना उसको और रिव्यू जरूर देना कि वो किस तरीके से आपको लग रहा है और आपको भी कितना हेल्प उससे मिल सकता है। तो ये जी सर। रिवीजन रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट की। और लास्टली एक चीज और आती है, टेस्ट के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए और टेस्ट से कितना एडवांटेज आप ले पाए निशांत, टेस्ट सीरीज का? सर, टेस्ट सीरीज पहले तो मैंने क्योंकि प्राइम मेंबर था तो जेनिक का सब कुछ हम्म। मुझे मिल जा रहा था करेक्ट। इजीली। करेक्ट। तो मुझे टेस्ट सीरीज भी मिला हुआ था। हम्म बट क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, टाइम नहीं था हम्म देने का, तो मैंने टेस्ट सीरीज में मैंने मात्र 2 टेस्ट सीरीज दिए थे, मॉक टेस्ट। हम्म हम्म। क्योंकि एक्चुअली में टाइम नहीं था एंड जब एग्जाम आने वाला रहता है तो उस वीक में टेस्ट ना देना ही ठीक रहता है। बिल्कुल। तो उससे पहले जो मुझे टाइम था मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, और वो भी इसलिए दिए थे ताकि कैलकुलेटर यूज करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ओके। क्योंकि कैलकुलेटर थोड़ा, गेट का कैलकुलेटर थोड़ा हाँ, अलग रिस्की होता है, है जैसा हम लोग रिस्की जनरली है करते वो, हैं, बड़ा रिस्की है। अजीबो गरीब। इससे बढ़िया वो ऑफलाइन वाला पता नहीं क्यों बंद कर दिया, मतलब उतना अच्छा होता था।
नहीं सर, लेकिन अगर कैलकुलेटर आप सही से यूज करते हैं तो आपका बहुत टाइम बचा देता है। हाँ लेकिन तो सही से वो आना भी चाहिए ना, लोगों को एक्चुअली कैलकुलेटर यूज ही जी सर। करना नहीं आता उसका। नहीं सर, एक विनोद सर शायद हम लोग को बताए थे, विनोद सर का मुझे याद आ रहा है कि एक हम्म ऑफलाइन डाउनलोड करके रखने हैं एप्लीकेशन, तो मेरे लैपटॉप में अभी भी है वो गेट हम्म। वर्चुअल कैलकुलेटर। उसको तो प्रैक्टिस मैं ऐसे करते भी रहना जब, चाहिए। हाँ, कॉपी पेन पे मैं जैसे सवाल करता था तो मैं उसी कैलकुलेटर को यूज करता था। हम्म। तो उसके लिए और मॉक टेस्ट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दो ही मॉक टेस्ट दें, क्योंकि हम्म। उससे मुझे लगता है कि मेरे सिली मिस्टेक्स भी जो दो तीन हुए हैं शायद उसके प्रैक्टिस की कमी वजह से हुए करेक्ट। हों। बट मैंने, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट था, तो दो टेस्ट सीरीज दिए थे। एंड जेनिक का टेस्ट सीरीज था, प्लस हमारा तो जो सेशन होते थे, मतलब सब्जेक्ट्स जो चलते थे उसके बीच में भी तो वीकली टेस्ट होते थे। हम्म। तो वो उससे प्रैक्टिस हो जाता था। हम्म। उससे प्रैक्टिस हो जाता था। जैसे अपना सुपर 50 में जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी हम्म। मैथ्स का बहुत अच्छा टेस्ट होता था। हाँ टेस्ट होता था, बिल्कुल। बहुत अच्छा था। तो उस वो सब को करते हुए और अपना जो हम लोग का प्रैक्टिस बुकलेट था उससे करते से प्रैक्टिस हो गया था अच्छा खासा। तो निशांत फिर ओवरऑल अगर मैं पूछूं आपसे, आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में लास्ट के दो क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं मेरे पास जो आपसे मैं जानना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में जेनिक का क्या रोल आप समझते हो, जेनिक से आपको आप सेटिस्फाइड थे, इट वाज ओके, और मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जेनिक के साथ? सर, ट्रूली बताऊं तो इस बार का जो भी रैंक है उसका मैं 100% क्रेडिट जेनिक को दूंगा। और ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म। ये रियलिटी है सर, क्योंकि टाइम जब नहीं था तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना नहीं सही समझा। हम्म। और क्योंकि थर्ड ईयर में था तो एक थोड़ा रिलैक्सेशन था कि एक ट्राई कर सकते हैं। हम्म। तो मैं बस भरोसे पे ही गया कि ठीक है, टीचर्स के ऊपर भरोसा करके देखते हैं कि हम्म। यहाँ से कितना जा पाता है, और इसके बाद अगर कुछ होता है तो फोर्थ ईयर में उसको मैं मॉडिफाई कर लूंगा। ओके। तो सर, जो भी मार्क्स आया है, जितना भी रैंक आया है, उसमें मैं पूरा 100% क्रेडिट जेनिक को देना चाहता हूँ। और मैंने कहीं और का ना कोई कोर्स लिया है, ना मैंने कहीं से टेस्ट सीरीज लिया है, ना कुछ पढ़ा है। हम्म। तो एकदम मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं कंप्लीटली 100% जेनिक से ही जुड़ा था। और मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगती है कि आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है, जो कि आज कल बच्चे सुनते नहीं हैं, टीचर की बात ही नहीं सुनते हैं। उनको कुछ बोला जाता है बेटा ये कर लो, तो उनको लगता है कि नहीं, दुनिया जो कर रही मैं वही करूँगा। उनको कभी ये नहीं समझ में आता कि मैं या कोई भी टीचर, कोई भी टीचर हो, वो क्यों चाहेगा अपने बच्चे का भविष्य खराब करना। मतलब वो उसके पास कोई रीज़न होना चाहिए ना कि नहीं मैं निशांत का भविष्य खराब करूँगा, अब इससे ये करवाऊँगा मैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन कर रखे हो या किसी को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप थोड़ा ट्रस्ट भी मेंटेन करिए, उसकी बात को सुनिए, वो कुछ कह रहा है आपसे करने के लिए तो आपके बेटा भले के लिए कहेगा। और ये जो दिन भर आप एक बार अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया, स्टिल आप 10 ठो यूट्यूब चैनल पे भाग रहे हो, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, तो स्टॉप इट। सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी आपके लिए बहुत बड़ा यूजफुल भी हो सकता है और आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। दोनों केस होता है सोशल मीडिया के साथ। तो निशांत का कैसा एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन? क्योंकि बच्चे बहुत एडिक्टेड बेटा होते जा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम रील्स और टेलीग्राम का बहुत गंदा सा एडिक्शन लगता जा रहा है। टेलीग्राम का वो जो ग्रुप्स नहीं होते गेट में, तुमने देखे होंगे बहुत सारे ग्रुप्स जी होते हैं, जी सर, जी सर। युद्ध हाँ मच हाँ। जाता है, पोस्टपोन नहीं करा है युद्ध हो जाएगा साला, एक दूसरे गाली गलौज शुरू हो जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सोशल मीडिया को लेके निशांत? हाँ। तो सोशल मीडिया को मैं मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं मानता। हम्म। बट पर्सनली मैं उसमें कभी रहा नहीं हूँ। मतलब फेसबुक भी मेरा अकाउंट नहीं है, हम्म। इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ। हम्म। और जब जेनिक का परचेस हुआ था तो वो फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करना था, हम्म। तो उसी वक्त मैंने अपना अकाउंट बनाया था। हम्म। हम्म। एंड कोई डीपी और कुछ नहीं है, ऐसे बस जस्ट अपना नाम लिख के बना लिया। हम्म। और मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि दोस्त अगर हैं तो उनसे मिलना, सामने बात करना, या उनके साथ कभी शाम में कहीं घूमने निकल जाना। करेक्ट। अ, ये वर्चुअल वर्ल्ड में जो लोग जीते हैं कि मैसेज करना है, वहां से रिप्लाई लेना है और ये सब, वो मुझे थोड़ा हेक्टिक लगता है कि क्या मतलब, क्यों मैसेज करना, सामने से ही मिल लेना मुझे ज्यादा बेटर लगता है। निशांत तो तुम पहले ऐसे इंसान हो जो ये बात बोले हो मुझसे, क्योंकि ये
आजकल बेटा यही चीज खत्म हो गई है। लोग हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए ना फास्ट फॉरवर्ड मैसेजेस करते हैं पूरी दुनिया को, एक कॉल नहीं कर पाते किसी को। आपने अपना फ्यूचर प्लान अब क्या कर रखा है निशांत? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? क्योंकि अभी आप थर्ड ईयर में हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस थिंग। पीएसयूज, एमटेक, या मतलब कुछ और चीजें भी सोच रहे हो आगे? नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आईआईटी से रहने से मतलब प्लेसमेंट्स में सारी कंपनियां आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लेसमेंट भी एक अभी हम लोग का इसी ईयर दिसंबर में होगा। हम्म। बट क्योंकि अभी गेट में ऑल इंडिया 10 आ गया है तो उतना मुझे अब टेंशन नहीं है कि बिल्कुल प्लेसमेंट में बैठना है या नहीं करना है। अभी मेरा थोड़ा जो डिसीजन है वो क्लियर है कि अभी फोर्थ ईयर के बाद से मैं आईआईएससी बेंगलोर में वीएलएसआई लेकर पढ़ना चाहता हूँ आगे। बहुत अच्छा डिसीजन अ, आपका है। क्योंकि सर प्लेसमेंट तो मुझे लगता है कि बीटेक के बाद से अगर मैं आईआईएससी बेंगलोर से पढ़ता हूँ तो 2 साल बाद मिल जाएगा प्लेसमेंट। करेक्ट, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको मिलेगा। जी सर। और तो वही मुझे मेरा बहुत एम है खुशी अभी होती फ्यूचर ना में। जब आप जैसे लोग ना, जब ये बोलते हो ना कि मैं आईआईटी बेंगलोर या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली कहीं से एमटेक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो लिटरली बहुत प्राउड फील होता मुझको। मतलब इसको कोई प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए यूट्यूब पे, जब कोई बच्चा मुझे एमटेक बोलता है ना तो बड़ी अंदर से बड़ा खुशी होती है, मतलब कि जॉब तो मिल ही जाएगी, आपने इतना कुछ अचीव किया है ना, तो आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सिर्फ बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप एमटेक करके आईआईटी बैंगलोर, आप बीएलएसआई में, आप आईआईटी बॉम्बे से बीएलएसआई, या किसी भी आपकी फील्ड में, आपकी जो भी फील्ड्स हैं जिसमें आप बेटर आप एक स्कोप हैं, आप किस प्लेसमेंट पर आप जाओगे शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो किस जगह पे पहुंचने वाले हैं आफ्टर एमटेक, जब उनका कंप्लीशन होगा और रिसर्च प्रोग्राम जब वो कंप्लीट करेंगे तो किस पोजीशन पे होंगे, तब ये बहुत छोटा लगने लगेगा ये सारी चीज़ें। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और आपको आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ों को और बेटर आप करते रहिएगा, क्योंकि आप जिस रैंक पे अब हो, आपको आईआईएससी, आपको आईआईटी, आपके पहले सारे रास्ते आपके लिए ओपन रहेंगे, और आप अपने अकॉर्डिंग आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं जाते जाते आपसे फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा निशांत। और आपने सबसे बड़ी थैंक यू चीज़ सर। है कि हम सबको बहुत प्राउड फील कराया है। और हम लोग बेटा कोई बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं, बड़े नॉर्मल से लोग हैं। और बहुत खुशी होती है जब बच्चे कुछ करते हैं, और अच्छा लगता है कि इन बच्चों ने सुना और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया, और आगे बस उनको एक अच्छा उनकी लाइफ बन सके, उनका परिवार हैप्पी रह सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरी फैमिली की तरफ से, और चंदन सर ने स्पेशली मुझको फ़ोन पे बोला था, क्योंकि वो सेशन नहीं ले, पहले यही प्लान था, इसीलिए आपका होल्ड पे बार बार रखा जा रहा था कि आपका कब सेशन कराया जाएगा, अच्छा। क्योंकि मैं चाह रहा था चंदन अच्छा। सर के साथ ही आपका सेशन हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से थे। तो लेकिन फिर सर जी। का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही, तो कहीं ट्रैवलिंग में थे, तो मैंने कहा चलो मैं सेशन कर लेता हूँ निशांत के साथ। तो चंदन सर ने मुझसे बोला था कि मैं चैनल पे ज़रूर बोलूँगा कि आपको बहुत सारी बधाइयाँ भेजे हैं, और आप आगे ऐसे ही अच्छा करते रहिए, और कोई भी आपको ज़रूरत लगे एमटेक से रिलेटेड, कभी भी कोई भी डिस्कशन आपको करना हो, तो चंदन सर ने स्पेशल मैसेज आपके लिए भेजा है। आप उनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वाया कॉल या वाया व्हाट्सअप, जो भी मीडियम आपके पास होगा। ठीक है? सर ये बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, थैंक यू आप सो एनी मच टाइम सर। कभी भी आप कॉल कर सकते हो उनको। उन्होंने स्पेशली मुझको बोला कि आप प्लीज़ निशांत से बोल दीजिएगा कि वो किसी भी गाइडेंस के लिए वो मुझको पर्सनली कॉल कर सकता है, मैं उसको डेफिनेटली सही तरीके से बताऊंगा क्या चीज़ें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है निशांत? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ। तो फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, और आगे भी ऐसे ही कीर्तिमान बनते रहेंगे। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि निशांत की बातों को सिर्फ सुनने के लिए मत आओ ना, टॉपर स्टॉक देखने के लिए मत आया करो। सुनो, एग्जीक्यूट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे आपको कुछ बताते हैं, ये बताने के लिए नहीं आते कि मैंने 10 रैंक लाया, ये बताने आते कि मैं लेके आया हूं। तो तुमको ये चीजें अपने अंदर हटाना है, ये गलतियां हटाओगे तब भी तुम भी उस पोजीशन पे पहुंचोगे। ओके? तो आप सभी लोग अच्छे से फॉलो करिए, स्टडी करते रहिए, और अच्छे से गुरुकुल का अगर आपको पार्ट बनना हो तो आप उसमें भी आ सकते हो। वहां पे इन सब चीजों पर थोड़ा ज्यादा काम कराया जाता है, आपकी स्ट्रिक्टनेस पे, आपके डिसिप्लिन पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है निशांत, तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं। लास्ट वर्ड्स आप बच्चों कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। सर मैं सीनियर्स को कुछ बोलना नहीं चाहता, और मेरा एक्चुअली क्वालिफाइड भी नहीं हूँ उतना कि मैं किसी को कुछ सलाह दे सकूं। बस वही है कि
मैंने जो भी स्ट्रेटजीज शेयर किए हैं, अगर उससे किसी को बेनिफिट होता है तो दैट विल बी रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। दैट्स ग्रेट। हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके अंदर बहुत हम्बलनेस है। मतलब इस रैंक पे आके मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है निशांत, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। सर हम लोग गांव वाले लोग हैं, हम लोग का एटीट्यूड नहीं एग्जैक्टली आता वैसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये जरूरी भी होता है, इंसान को कभी बदलना नहीं चाहिए किसी पोजीशन पे आके, हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। और आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, स्पेशली जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना आपका बहुत स्ट्रांग है। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है।